Jai Hind guys, my name is Rakesh Negi and welcome to my YouTube channel Rakesh Negi GS Guru। तो हिंदू एआईबी और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड वी मस्ट ऑल्सो नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू द एसेट्स ऑफ द कंट्री। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है और हमारी जो सरकारी संपत्ति है, हमारी जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ क्या कर रही है, उनसे कैसे पैसे कमा रही है, उनको बेच के पैसा कमा रही है, उनको किराए पे दे के पैसा कमा रही है। तो आज का ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो मेरा टॉपिक है ये इसी पर बेस्ड टॉपिक है। चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज इन न्यूज़। अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसी को लेकर के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको एनएमपी बोला जा रहा है। भारत सरकार ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एक पॉलिसी, एक विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है। इस एनएमपी जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्या किया जाएगा? सो इट एज पर द डॉक्यूमेंट द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट ऑन एन एवरेज अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीस, 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की सरकार कमाई करेगी सरकारी कंपनी और सरकारी संपत्ति को किराए पर दे करके कुछ सालों के लिए, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए किराए पे दे देगी। वो ये नहीं करी कि हम बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 40 साल के लिए हम एक रोड किराए पे दे देंगे, पुल किराए पे दे देंगे, एक कंपनी किराए पे दे देंगे और प्राइवेट लोग उसको खरीदेंगे और चलाएंगे, फिर वो कमाएंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमको भी देंगे, तो हमें इनकम मिलेगा। लगभग 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए इनका इनकम कमाने का सरकार का दावा है इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन डॉक्यूमेंट के माध्यम से बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2025। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि सरकार सरकारी संपत्ति को बेच रही है। अरे सरकार ने बोला ये तो सरदर्द हो गया यार, हम एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, हम लोग पेट्रोलियम कंपनीज को बेच रहे हैं, तो यार एक काम करते, बेचते नहीं है, किराए पे दे देते हैं। काम वही करेंगे लेकिन 40 साल, 50 साल, 30 साल के लिए किराए पे दे देंगे। 40 साल तक तो हम खुद जिंदा होंगे या नहीं होंगे, और अभी फिलहाल पैसे कमा लेते हैं उसको किराए पे दे करके। शायद अच्छा तरीका भी हो सकता है सरकार के पास इसको किराए पे देने के लिए। लेकिन सरकारी एसेट्स को किराए पे कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसेस है, आइए इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो सर द की पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस टुडे इज अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। व्हाट इज मोनेटाइजेशन? मोनेटाइजेशन क्या होता है? ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जो डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, जिसमें आपके नोट वापस ले लिए गए थे, नोटबंदी नहीं है। ये नोट कैसे कमाना है, ये उसका फॉर्मूला है सरकार का। So we will also talk about infrastructure investment trusts, right? And we will talk about रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, किस तरीके से सरकार पैसा कमाती है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसके बाद ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और फाइनली एसोसिएटेड चैलेंजेस, और क्या इससे रिलेटेड ऐसे मुद्दे हैं जो हमको समझने हैं, या इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सरकार को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। क्या है ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? सो इट एम्स टू अनलॉक वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स बाय engaging private sector and transferring them rights and not ownership in projects and using those funds generated by infrastructure creation across the country। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जो सरकार के अभी कामकाज चल रहे हैं, कहीं पर
रोड टोल का काम चल रहा है, कहीं पर ब्रिजेस का काम चल रहा है, कहीं पर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, तो वहां पर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम प्राइवेट कंपनीज को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि तुम बनाओ, तुम चलाओ, तुम कमाओ और हमको भी साथ साथ में थोड़ा पैसा दो, किराया दो। तो हम उसको ओनरशिप राइट्स नहीं दे रहे हैं, हम उनको रेवेन्यू जनरेशन राइट्स दे रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां रेवेन्यू जनरेशन में बिजनेस करने में अच्छी होती हैं तो वो बिजनेस करें और हमको भी थोड़ा कमा करके दें, लेकिन ये उनकी एट द एंड ऑफ द डे ओनरशिप नहीं होगी, उनका मालिकाना हक इसमें नहीं मिलेगा। अभी लगभग लगभग 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में भी हुआ था कि 100 लाख करोड़ के आसपास 2019 में पूरा का पूरा एक डेटा निकाला गया था कि इतना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो एसेट होती हैं सरकार के लिए, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं जो जनता को चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, तो इससे लगभग लगभग 100 लाख करोड़ का आप डेवलपमेंट करने वाले हैं। इसमें रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर, एसेट्स का लगभग 66% डोमिनेंस होगा। यानी कि सबसे ज्यादा हम लोग जो पैसा कमाएंगे मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से वो रोड, रेलवे, पावर सेक्टर का मतलब जैसे कोल से पावर जनरेट करना है, सोलर से पावर जनरेट करना है, इस तरीके के, न्यूक्लियर से जनरेट करना है, इस तरीके की एक्टिविटीज आती है। सो लगभग लगभग 66% जो 100 लाख करोड़ का पैसा है वो आपका इन एरियाज में जाएगा या यहाँ से आएगा। तो इसके अलावा इसमें टेलीकॉम सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, एविएशन, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, वेयर हाउसेज, गोडाउन, वो एफसीआई वाला याद है, और स्टेडियम भी आते हैं, सरकारी स्टेडियम को प्राइवेटाइज कर देंगे। बहुत सारी चीजों को हम किराए पे देने वाले हैं और लगभग लगभग हर साल 15% के आसपास का जो हम वैल्यू है वो रेंट पे देंगे। तो लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का, 1 लाख करोड़ के आसपास का जो रोल आउट होगा इस साल। यार ये आंकड़े एकदम से तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फैक्ट्स पता होना चाहिए कितने लाख करोड़ का एस्टिमेटेड हमारा टारगेट है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से, किस तरीके से हम हर साल उसको अचीव करेंगे, कितना कितना रेंट आउट करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स को हम रेंट आउट करेंगे और कितने ड्यूरेशन के लिए करेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो सर ये मोनेटाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में बताइए। क्या होता है कि एक जो मोनेटाइजेशन ट्रांजैक्शन होता है सरकार का, उसमें सरकार बेसिकली क्या करती है, काम करने का अधिकार, ठीक है, रेवेन्यू राइट्स यानी इनकम जनरेट करने के राइट्स को प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इसको लीज कहते हैं। लीज पर सरकार अपनी कोई चीज, कोई संपत्ति पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर एक टोल है जिसमें से आपने देखा होगा गाड़ियां जाती हैं, टोल पे पैसा मांगते हैं। अब सरकार को वो टोल बनाना है, पैसा नहीं है, उसको चलाना है, पैसा नहीं है, तो सरकार किसी अंबानी को बोल देगी कि भाई तुम हमको पैसा दो और हमारे साथ साथ पैसा बनाओ, 100 करोड़ लगाओ इस टोल बनाने में, और जब पैसा कमाएंगे तो दोनों मिलके खाएंगे, और बाद में 30-40 साल बाद जितना भी आपका पैसा लगा होगा, आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा, तो आप उसको फिर हमको वापस दे दोगे। अब देते हैं या नहीं देते हैं, 30-40 साल बाद तो कौन देखता है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ये रेवेन्यू राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करके सरकार ने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको रीट्स कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम होते हैं सरकार के, उसमें सरकार ने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लीज पर देंगे, आप इन्वेस्ट करो यहाँ पर पैसे में और रेवेन्यू को शेयर करेंगे। उसके अलावा, इसके अलावा जो और व्हीकल्स हैं या और तरीके हैं सरकार के इस मोनेटाइजेशन
या पैसे कमाने के, तो वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी मोड कहते हैं, बहुत बार आपने सुना भी होगा। फिर ओएमटी करके भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर कहते हैं। आप चलाइए इसको, व्यवस्थित कीजिए, और बाद में जब आपका फायदा हो जाएगा और हमारी जो एग्रीमेंट्स होगी उतना पूरा हो जाएगा, तो आप इसको हम ट्रांसफर कर दीजिएगा। फिर एक टीओटी होता है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टोल को आप चलाओ और बाद में हमको ट्रांसफर कर दीजिएगा। फिर एक ओएमडी होता है, जिसको ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है, लेकिन आप कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका ऑपरेशंस चलाइए, उसको मेंटेन करिए, उसको और आगे विकसित कीजिए और बाद में हमको ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है, ये ठीक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। कुछ कंपनियों के शेयर्स को क्या किया जाता है, कुछ कंपनियों के शेयर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और उससे एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है, और उसकी जो कंबाइंड वैल्यू होती है उसमें इन्वेस्टर्स उस म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, और कुछ सालों बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड होल्डर को उसका हिस्सेदारी दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये भी काम करता है। सरकार अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का एक पूल बना देती है, और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप इसके शेयर्स जैसे जारी, म्यूचुअल फंड जैसे जारी कर देती है, और बोलती है कि इसको खरीदो, आज इसका वैल्यू ये है और आगे चल करके हम इतना वैल्यू आपको दे देंगे। ठीक है, सो इट इज डिजाइन टू पूल स्मॉल सम ऑफ मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन एसेट दैट गिव कैश फ्लो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें क्या होता है कि करोड़ों रुपए नहीं लगाना है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं सरकार के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि सर ये लोगों को पता होता है कि गारंटीड इनकम है, सरकार कुछ ना कुछ करके हमको ये पैसा देगी ही देगी भविष्य में। तो लगभग ये लगा लो जैसे कि मिनिमम अब 1 लाख रुपए के आसपास का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ये 1 लाख कम से कम का, और फिर जो जितना खरीदना चाहता है उस हिसाब से इसमें पैसा लगा सकता है। फिर सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करती है, वहां से जो जनरेट करती है रेवेन्यू उसको फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। ये पूरा का पूरा सेबी के नियंत्रण में काम होता है। इसी तरीके का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होता है, तो इसमें भी क्या होता है, इसको रीट कहते हैं। तो ये भी इनविट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला था उसी के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी शेयर्स होंगे, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, तो जो भी शेयर्स होंगे वो रियल एस्टेट की ही कंपनियों के होंगे। तो बहुत सारी डीएलएफ हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगे, जैसे आपने सुना होगा कि सरकार कोई रियल एस्टेट का कोई बिल्डिंग बना रही, स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, और उसमें से फिर लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और तब हम उस पैसे की, सरकार उस पैसे का यूटिलाइजेशन करेगी, और फिर जो सरकार को अर्निंग होगी उस जगह से उसको इनको भी प्रोवाइड करेगी। तो इसमें मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन लिमिट होती है वो 50,000 होती है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में 1 लाख का मिनिमम आईपीओ है और इसमें 50,000 का मिनिमम आईपीओ है। अब देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, सरकार ये काम 2 तरीके से करती है। देखिए, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति सरकार के काम में, सरकार के ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है। एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वह किसी ऑफिस में, किसी फिजिकल कंपनी रिलेटेड स्ट्रक्चर में, या फिर ऐसा कोई काम में इन्वेस्ट करती है जिसमें कि एकदम स्क्रैच से काम हो रहा होगा, एकदम फ्रेश काम हो रहा होगा। फ्रेश प्रोजेक्ट को कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कोई काम ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अपग्रेडेशन करना है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में पैसे की जब आवश्यकता होती है तो उसके लिए जब आप पैसे की पूलिंग करते हो, पैसा लेने की पॉलिसीज बनाते हो, तो उसको ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, मान लो, समझ लीजिए आप एक घर बनाना चाह रहे हो, बिल्कुल स्क्रैच से घर बनाना चाह रहे हो, और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है और उसको रेनोवेट करना चाहते हो, तो उसको रेनोवेट करने के लिए जो आपको अगर पैसे की जरूरत होती है तो उसकी फंडिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट।
तो इस ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप परचेजिंग कर सकते हो, लीजिंग कर सकते हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, है ना, एंड टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑल्सो इन द सेम रिलेटेड फील्ड। लेकिन ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है ये इतना आसान नहीं होता है, इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ 6 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का वैल्यू हमारा है 2022 से 25 के बीच में। इस साल हम 0.88 लाख करोड़ का करेंगे, फिर अगले साल 1.62 का, फिर 1.79 का, फिर 1.67 का, इतने की एसेट्स हम बेचते जाएंगे। रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होंगे जहां से हम लोग अपनी एसेट्स को, ओनरशिप राइट्स को छोड़ करके जो रेवेन्यू जनरेशन राइट्स हैं वो बेचेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, रोड्स, रेलवेज, पावर। और आप आगे देखिएगा भविष्य में अगले 5 साल में सबसे ज्यादा काम आपको इन्हीं 3 क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बट इतना इजी नहीं है। सबसे पहले तो हमने बोल तो दिया कि रोड, रेलवे, पावर में हम पैसा जनरेट करेंगे, लेकिन फिर भी और इसके अलावा या और किस तरीके से बेटर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स जो और अच्छा कमा के दें और अच्छा हमें स्टेबिलिटी इनकम प्रोवाइड करके दे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार के फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये प्राइवेटाइजेशन करने की जो पॉलिसी होती है बहुत लेथार्जिक होती है, बहुत स्लो होती है, पेपर वर्क, ये वो, लोगों को फिल्टर करो, फिर रेड टेपिज्म, तो ये एक चैलेंज तो रहेगा। देन लो लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन वर्क्स। देखिए ये हमको अभी कुछ टाइम पहले से ही ये देखने को मिला है कि हमने जो गैस पाइपलाइन, आपने सुना होगा गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है पूरे भारत के अंदर, गैस ग्रिड से कनेक्ट करने की बात हो रही है, कई सालों से काम चल रहा है, सरकार ने कई तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट इससे पहले भी किया है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन बहुत सुस्त चाल से हो रखा है। तो ये चुनौती जब गैस पाइपलाइन में हो रही है तो आप और चीजों में भी तो करोगे ना। देन लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन नेशनल हाईवे बिलो 4 लेन्स। भारत में लोग देखिए सरकार मतलब इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इच्छुक होते ही नहीं, जिनको पता होता है वही इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग मतलब सड़कों में 4 लेन से नीचे वाली सड़कों में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा इच्छुक नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू मॉडल उतना कुछ वहां दिखता नहीं है। वो हाईवेज 4 लाइन है, उससे ज्यादा वाली हाईवेज तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े एरियाज को कनेक्ट करते हैं, उनमें टोल्स बना देगी, वहां से पैसा जनरेट करवा देगी। लेकिन छोटे रोड्स में से आप कैसे पैसा जनरेट करोगे? आपको या तो रोड ये रजिस्ट्रेशन हो गया, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो गया, या प्राइवेट कार्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, या यूटिलिटी कार्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, आरटीओ का फीस हो गया, इस तरीके की चीजें या तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारे के सारी एक्टिविटी सरकार करने जा रही है अपने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंदर, जो रिसेंटली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनिशिएट किया कि हम सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स को क्या करने वाले हैं, गिरवी रखने वाले हैं या किराए पे देने वाले हैं कुछ सालों के लिए, प्राइवेट कंपनीज को, ताकि प्राइवेट कंपनी उन पर काम करेगी, पैसा जनरेट करेगी और हमको भी उसका मुनाफा देगी। आपको क्या लगता है कि ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम है, करंट कोविड-19 क्राइसिस के बाद और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, करंट जो सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस पर बिल्कुल खत्म स्थिति में हो रही है, उसके लिए ये एक अच्छा कदम है, या क्या ये कुछ प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए ही किया जा रहा है, इससे आगे फायदा होना है या नहीं होना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।